हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था अंतःस्रावी तंत्र, और अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत अपनी इसकी नॉर्मल जानकारी अपन लोगों ने पढ़ ली थी। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ सबसे पहली ग्लैंड, और उस ग्रंथि का नाम है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या फिर इसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। तो दोस्तों, ये आपकी सबसे पहली अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 1 नंबर पढ़ेंगे अपन पीयूष ग्रंथि, 2 नंबर पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अधिवृक्कीय एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, और 2 जो मैंने आपको जनन ग्रंथियां बताई थी, वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि। तो वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि की बात तो करेंगे अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बाकी जितने नाम मैंने आपको बताए हैं, पीयूष, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल और अग्नाशय ग्रंथि, ये अपने इस टॉपिक का भाग है। अपने इस टॉपिक के अंतर्गत इनको अपन डीपली अध्ययन इनका करेंगे। तो सबसे पहली ग्लैंड मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ आज पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है और मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। साथियों, पिछली बार राजस्थान पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो ये नाम लिखा हुआ था ऑप्शन में, ना तो पीयूष नाम था ना मास्टर नाम था। तो आपको जिस ग्रंथि के जो नाम मैं आपको बताऊं वो आपको जरूर याद रखने हैं। तो पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो साथियों, अपन बात करते हैं कि ये ग्रंथि स्थित कहाँ होती है। तो सबसे पहले यदि मैं इसकी बात करूँ स्थिति की, तो ये कहाँ स्थित होती है, तो दोस्तों ध्यान से सुनना। मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग है, जिसको अपन अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का भी जो लास्ट वाला पार्ट है, जिसे डायनसीफेलोन कहा जाता है, डायनसीफेलोन। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग हैं, एक प्रमस्तिष्क आता है सेरेब्रम, और दूसरा आपका डायनसीफेलोन है। इस डायनसीफेलोन के अधर तल पर स्थित होती है। अधर तल पर स्थित कौन सी ग्रंथि होती है साथियों? तो वो होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। तो ध्यान देना, अग्र मस्तिष्क के डायनसीफेलोन, डायनसीफेलोन को हिंदी में कहा जाता है अग्र मस्तिष्क पश्च। क्या कहते हैं दोस्तों? अग्र मस्तिष्क पश्च। तो ये ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क पश्च भाग के अधर तल पर स्थित होती है। इसके अलावा अपनी बात करें तो कपाल की जो गुहा है स्फीनोइड, स्फीनोइड, इस स्फीनोइड अस्थि की जो गुहा होती है, उस गुहा का नाम है सेला टर्सिका। कौन सी गुहा है दोस्तों? सेला टर्सिका गुहा में स्थित होती है। तो कपाल के साथ जो स्फीनोइड अस्थि जुड़ी हुई है, उस स्फीनोइड अस्थि की सेला टर्सिका के अंदर आपकी कौन सी ग्रंथि सुरक्षित है दोस्तों? तो वो आपकी पीयूष ग्रंथि। यदि इस ग्रंथि के वजन की बात की जाए, तो वजन नर में तो होता है दोस्तों इसका 0.5 ग्राम। कितना होता है? 0.5 ग्राम। और यदि नारी की बात करें, स्त्री की बात करें, तो स्त्री में इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। याद रखना साथियों, स्त्री के अंदर इसका जो वजन होता है वो 0.1 ग्राम ज्यादा होता है। तो नर में इसका वजन 0.5 ग्राम और स्त्री में इसका वजन कितना है? 0.6 ग्राम। यदि इसके आकार की बात की जाए, तो इस ग्रंथि का जो आकार है वो मटर के दाने के समान होता है। किस प्रकार की ग्रंथि है दोस्तों? तो मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि होती है? तो मटर के दाने के समान आपकी कौन सी ग्लैंड है? तो सर ये आपकी पीयूष ग्रंथि है। तो एक विशेष पॉइंट की ओर बात करता हूं मैं। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा, कौन सी ग्रंथि के द्वारा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार की वृत्तनुमा संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है।
ग्रंथनुमा संरचना के द्वारा, डंठलनुमा संरचना के द्वारा जुड़ी हुई रहती है और इस ग्रंथनुमा संरचना को कहा जाता है दोस्तों इनफंडिबुलम। किस नाम से जानते हैं? इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा जुड़ी हुई है और वो किस संरचना के माध्यम से जुड़ी हुई है? तो ग्रंथनुमा संरचना है, उस संरचना का नाम क्या है? इनफंडिबुलम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम कहा जाता है। एक विशेष पॉइंट की ओरिजिन में बात करूं तो साथियों एक वैज्ञानिक आता है विसेलियस। इस विसेलियस नामक वैज्ञानिक ने पीयूष ग्रंथि की क्रियात्मक अवस्था के आधार पर, मतलब कार्य करने की अवस्था के आधार पर इस ग्रंथि को एक विशिष्ट नाम से नवाजा है। तो किस वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं मैं? विसेलियस नामक वैज्ञानिक ने पीयूष ग्रंथि की क्रियात्मक अवस्था के आधार पर इस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है इसको, या फिर इसका दूसरा नाम है दोस्तों अंतःस्रावी ऑर्केस्ट्रा का बैंड मास्टर। ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। तो अंतःस्रावी ऑर्केस्ट्रा का जो बैंड मास्टर है वो किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और विसेलियस नामक वैज्ञानिक ने इस ग्रंथि की क्रियात्मक अवस्था के आधार पर इस ग्रंथि को जो नाम दिया है वो क्या है दोस्तों? मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि बाकी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों की क्या करती है? कंट्रोल करती है। और ध्यान देना इस मास्टर ग्लैंड पर कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसके ऊपर नियंत्रण करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्रंथि पर कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण का काम किसका है? तो पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा अपन पॉइंट की बात करें तो इस ग्रंथि के दो पार्ट आते हैं, मतलब कितने भागों में डिवाइड है? दो भागों में। आगे वाला जो भाग है इसका अग्र जो भाग है, इस अग्र भाग को कहा जाता है दोस्तों एडिनोहाइपोफाइसिस। तो याद रखना पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग को किस नाम से जाना जाता है? एडिनोहाइपोफाइसिस। और इसका जो पश्च भाग होता है, पीछे वाला भाग होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जिस प्रकार देखो आपने पढ़ा है आकार कैसा है इसका? मटर के दाने के समान। यदि आप मटर को तोड़ते हैं, मटर को फोड़ते हैं तो उसके भी दो पार्ट बनते हैं। ठीक उसी प्रकार पीयूष ग्रंथि के कितने भाग हैं? तो सर इसके दो भाग हैं। आगे वाले भाग को एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है और पीछे वाले भाग को न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। तो एक बार वापस डाटा को क्लियर कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं और इस ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है साथियों? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जानते हैं। इस ग्रंथि की भी बात करें तो अग्र मस्तिष्क के डायनसिफेलोन के अधरतल पर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। कौन से मस्तिष्क में? आगे वाले मस्तिष्क में। आगे वाले मस्तिष्क के कौन से भाग के अधरतल पर? तो डायनसिफेलोन या अग्र मस्तिष्क पश्च के अधरतल पर ये ग्लैंड स्थित होती है। कपाल के साथ कौन सी अस्थि जुड़ी हुई है? स्फिनोइड अस्थि। स्फिनोइड अस्थि की गुहा कौन सी है? सेला टर्सिका गुहा। इस सेला टर्सिका गुहा के अंदर आपकी ये पीयूष ग्रंथि सुरक्षित होती है। वजन की भी बात करें तो नर में इसका वजन 0.5 ग्राम है और स्त्री में इसका वजन कितना होता है दोस्तों? 0.6 ग्राम होता है। आकार कैसा है? मटर के दाने के समान। किस वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं मैं? विसेलियस नामक वैज्ञानिक ने इस ग्रंथि की क्रियात्मक अवस्था के आधार पर इस ग्रंथि को दो नाम दिए हैं, मास्टर ग्लैंड मास्टर ग्रंथि और अंतःस्रावी ऑर्केस्ट्रा का बैंड मास्टर कहा जाता है। इसको अंतःस्रावी ऑर्केस्ट्रा का बैंड मास्टर कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण का कार्य कौन सी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। कितने भाग हैं इसके? तो सर दो भागों में बटी होती है। आगे वाली पाली अग्रपाली या अग्र भाग को एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है और पीछे हुए भाग को न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। अब देखो अपन लेकर के चलते हैं इस ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं।
तो दोस्तों ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने डाल रहा हूं मैं। दोनों भागों से स्रावित हार्मोन्स की देखो अपन बात करते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो पहले तो मैं बात करता हूं न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन की। न्यूरो हाइपोफाइसिस, और न्यूरो हाइपोफाइसिस कौन सा भाग है दोस्तों, तो ये इसका पश्च भाग है सर, पश्च भाग के हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि के पीछे वाले भाग को क्या नाम दे रहे हैं अपन, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं इसको। पश्च पाली कहा जाता है। पश्च पाली के द्वारा दो विशिष्ट प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है प्यारे दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है पिटोसिन। पिटोसिन, ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या दोस्तों, पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं इसको। ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि काफी बार पेपर में पूछा जाता है। देखो दोस्तों, मां की स्तन ग्रंथियों से, मां की स्तन ग्रंथियों से दूध का या दुग्ध का निष्कासन करता है। याद रखना, मां की स्तन ग्रंथियों से दूध का निष्कासन कौन सा हार्मोन करता है, मां की स्तन ग्रंथियों से दूध को कौन सा हार्मोन बाहर निकालता है, तो सर ऑक्सीटोसिन निकालता है, पिटोसिन निकालता है। इसके अलावा इस हार्मोन के नाम और हैं, और वो कौन कौन से नाम हैं। इस हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है, लव हार्मोन या प्यार का हार्मोन। इसके अलावा इसको बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। बर्थ का मतलब क्या है, प्रसव, सॉरी जन्म हार्मोन, जन्म हार्मोन। इसके अलावा इसे प्रसव हार्मोन के नाम से जानते हैं, प्रसव हार्मोन। इसके अलावा इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ध्यान देना, प्यार का हार्मोन, बर्थ हार्मोन, जन्म का हार्मोन, प्रसव हार्मोन और दुग्ध निष्कासन हार्मोन। एक बात तो आपको पता चल चुकी है कि इस हार्मोन को दुग्ध निष्कासन हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि मां की स्तन ग्रंथियों से दूध को बाहर को निकालता है तो ऑक्सीटोसिन निकालता है। प्रसव हार्मोन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ एक हार्मोन और मिलता है, रिलैक्सिन। तो याद रखना दोस्तों, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोनों को सम्मिलित रूप से किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, प्रसव हार्मोन के नाम से जानते हैं। किस हार्मोन के नाम से जानते हैं, प्रसव हार्मोन के नाम से। किस हार्मोन को, तो रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोनों को सम्मिलित रूप से प्रसव हार्मोन कहा जाता है। बर्थ हार्मोन जन्म का हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि प्रसव क्रिया किससे रिलेटेड होती है, जन्म से रिलेटेड होती है। शिशु जब बर्थ कैनाल के जरिए मां के गर्भ से बाहर आता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। मतलब बच्चे का क्या हो रहा है, वहाँ जन्म हो रहा है। प्यार का हार्मोन क्यों कहा जाता है इसको, साथियों ध्यान से सुनना, ये हार्मोन जब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेल के अंदर सीक्रेट होने लगता है तो इसको लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। और रियल में यदि मैं इसकी बात करूं तो इसको लव हार्मोन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि माँ जब अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो कौन सा हार्मोन दूध को बाहर निकाल रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध को बाहर निकाल रहा है। तो माँ जब अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो माँ सब कुछ भूल जाती है और बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से अपने बच्चों को वो क्या करती है, दूध पिलाती है। बच्चा भी सब कुछ भूल करके माँ के स्तन से क्या करता है, स्तन पान करता है। तो अपन पढ़ रहे हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, पश्च पाली के हार्मोन। पहला हार्मोन आपका ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, माँ की स्तन ग्रंथियों से दूध को बाहर निकालता है, दूध का निष्कासन करता है। लव हार्मोन प्यार का हार्मोन, बर्थ हार्मोन जन्म का हार्मोन, प्रसव हार्मोन और दुग्ध निष्कासन हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है, तो सर ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा जो
हार्मोन सीक्रेट होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से, उसका नाम क्या है? तो साथियों उस हार्मोन का नाम है ADH, जिसका पूरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या फिर इस हार्मोन को पिट्रेसिन भी कहा जाता है, पिट्रेसिन हार्मोन, या फिर इस हार्मोन को वेसोप्रेसिन कहा जाता है, वेसोप्रेसिन, या फिर इस हार्मोन को प्रतिमूत्रल हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे नाम किस हार्मोन के हैं दोस्तों? ये एडीएच हार्मोन के हैं। आपको पेपर में आपको ऑप्शन के रूप में किसी भी प्रकार का नाम मिल सकता है, तो एडीएच का पूरा नाम तो क्या हो गया? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसके अलावा इसे पिट्रेसिन हार्मोन कहा जाता है, वेसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं, और प्रतिमूत्रल हार्मोन भी किस हार्मोन को कहा जाता है? तो ये एडीएच को कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से सीक्रेट हो रहा है? तो सर न्यूरोहाइपोफाइसिस या पक्षपाली से सीक्रेट होता है। देखो दोस्तों, बात करते हैं क्या काम संपन्न करता है ये हार्मोन। तो ध्यान देना, उत्सर्जन तंत्र की जो मूलभूत इकाई होती है नेफ्रॉन नलिका, नेफ्रॉन नलिका, और नेफ्रॉन नलिका को किस नलिका के नाम से भी जानते हैं? तो सर इसे वृक्क नलिका भी कहा जाता है। और वृक्क नलिका के 3 मुख्य पार्ट हैं दोस्तों। नंबर 1 आता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, नंबर 2 आता है हेनले का लूप, और नंबर 3 आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो नेफ्रॉन नलिका की जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, इस दूरस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा यहाँ पर जल के पुनः अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है, जल के पुनः अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। आपको यदि इतनी लंबी गाथा याद नहीं है तो आपको सीधा सीधा सा याद रखना है, एडीएच हार्मोन क्या काम कर रहा है? नेफ्रॉन नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। ये जल का जो पुनः अवशोषण होता है, चयनात्मक पुनः अवशोषण की क्रिया के दौरान ये क्या करता है? जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। मतलब ये मूत्र के साथ पानी को बाहर जाने नहीं देता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इस हार्मोन की क्या हो जाए? कमी हो जाए। क्या हो जाए? कमी। तो कमी होते ही क्या होगा? जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा, जल का पुनः अवशोषण नहीं हो पाएगा। और जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा तो साथियों आपको पता है मूत्र के साथ अधिक मात्रा में जल शरीर से बाहर निकलना प्रारंभ कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि आपको पता चल चुका है कि एडीएच हार्मोन काम क्या कर रहा है? नेफ्रॉन नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण की क्रिया को बढ़ाता है, मतलब पानी का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण करता है, मूत्र के साथ पानी को बाहर जाने नहीं देता है। लेकिन यदि इस हार्मोन की किसी व्यक्ति के शरीर में, किसी सजीव के शरीर में कमी हो गई तो नेफ्रॉन नलिकाओं के द्वारा जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा, या जल के पुनः अवशोषण की क्रिया कम हो जाएगी, जिससे मूत्र के साथ अधिक मात्रा में जल बॉडी से बाहर निकलना प्रारंभ कर देगा, जिससे एक रोग उत्पन्न होता है। और इस रोग को कहा जाता है दोस्तों मूत्रलता, मूत्रलता या फिर बहुमूत्रण, या फिर इसे कहते हैं पोलीयूरिया, या फिर इसे कहा जाता है डाईयूरेसिस, डाईयूरेसिस, या फिर इसे कहा जाता है दोस्तों डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस। ध्यान देना दोस्तों, आपको 2 डायबिटीज पढ़ाएंगे। एक डायबिटीज अपन पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि में, और वहां का डायबिटीज होगा डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, जिसको आप मधुमेह के नाम से जानते हैं,
शुगर के नाम से जानते हैं, वहां पर अपन किसकी बात करेंगे, तो मूत्र के साथ ग्लूकोज बाहर निकलेगा। वहां क्या बाहर निकलेगा, मूत्र के साथ ग्लूकोज बाहर निकलेगा। उस रोग को डायबिटीज मेलाइटस कहा जाएगा। और आज अपन बात किसकी कर रहे हैं, मूत्र के साथ अधिक मात्रा में क्या बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। इस रोग को मूत्रलता बहुमूत्रल का मतलब बहुत सारा मूत्र, पॉलीयूरिया, क्योंकि अपन यूरियोटेलिक प्रकार के प्राणी हैं, अपना जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया है, और पोली का मतलब क्या है, बहुत सारा, डायूरेसिस और डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से इसको जाना जाता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो जितने भी मरुस्थलीय प्राणी होते हैं दोस्तों, मरुस्थलीय प्राणियों के अंदर ये जो आपका एडीएस हार्मोन है इसकी अधिकता होती है, और मरुस्थलीय प्राणियों के अंदर एडीएस हार्मोन की अधिकता होगी। तो ध्यान देना, जितना अधिक ये ज्यादा सीक्रेट होगा, पानी का अवशोषण उतना ही ज्यादा होगा, और पानी का अवशोषण जितना ज्यादा होगा मूत्र के साथ उतना कम पानी बॉडी से बाहर निकल पाएगा। तो आप सभी को पता है कि मरुस्थलीय प्राणियों को ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अपन बात करें कि भेड़ चराने वाला जो होता है गडरिया, वो भेड़ों को दिन में एक बार ही पानी पिलाता है दोपहर के टाइम, जैसे कि आपको पता है। तो ऐसा क्या हो उनके अंदर कि उनको बार बार प्यास होने लगती है। अपन बार बार पानी पीने के लिए दिन में 3, 4, 5, 6, 7 बार पानी पी लेते हैं। तो ध्यान देना, मरुस्थलीय जितने भी प्राणी होते हैं उनके अंदर एडीएच हार्मोन की अधिकता होती है, और एडीएच हार्मोन की अधिकता होगी तो याद रखना दोस्तों, जल का पुनः अवशोषण और बढ़ेगा, और जल का पुनः अवशोषण बढ़ेगा तो मूत्र के साथ पानी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, तो इनके अंदर ये डिजीज पैदा नहीं होगी। जैसे ऊंट की बात करें तो 5-7 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसके अलावा चूहों के अंदर भी ये हार्मोन काफी अच्छा होता है। एक विशेष पॉइंट की और बात करूं तो ध्यान देना दोस्तों, कंगारू जो चूहा होता है, कंगारू चूहा अपनी जिंदगी में कभी भी पानी नहीं पीता है। कौन सा चूहा, कंगारू चूहा कभी भी अपनी जिंदगी में क्या नहीं पीता है, पानी नहीं पीता। तो शरीर जीवित कैसे रहता है, तो याद रखना, जो भी ये भोज्य पदार्थ खाता है उनके माध्यम से पानी की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। जिसके अलावा एडीएच हार्मोन बहुत ज़्यादा विकसित है, और बहुत ज़्यादा विकसित तो पानी बॉडी से बाहर निकल ही नहीं पाता है, और जब पानी बॉडी से बाहर निकलेगा नहीं तो शरीर के अंदर डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो पानी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अपन लोग जब पानी पीते हैं तो बहुत सारा पानी, जैसे मूत्र में 96% पानी होता है वो निकल जाता है। इसके अलावा पसीने के रूप में भी अपन पानी का उत्सर्जन करते हैं, तो अपन को बार बार प्यास लगती है। तो ये था आपका दूसरा हार्मोन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पिट्रेसिन, वैसोप्रेसिन या प्रतिमूत्रल हार्मोन। प्रतिमूत्रल का मतलब मूत्र का ऑपोजिट काम कर रहा है, मूत्र के साथ बॉडी से पानी को बाहर जाने नहीं दे रहा है। क्या काम कर रहा है, नेफ्रॉन नलिकाओं या ऊतक नलिकाओं में जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है वहां पर जल के पुनः अवशोषण की क्रिया को बढ़ाता है, और यदि इस हार्मोन की कमी होगी तो जल का पुनः अवशोषण नहीं हो पाएगा, जिससे मूत्र के साथ अधिक मात्रा में पानी शरीर से बाहर निकलना प्रारंभ कर देगा। इस रोग को मूत्रलता, बहुमूत्रण, पॉलीयूरिया, डायूरेसिस या डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जाना जाता है। किन प्राणियों के अंदर एडीएच हार्मोन की अधिकता होती है, तो मरुस्थलीय प्राणी जैसे ऊंट, कंगारू, चूहा, इन सभी के अंदर एडीएच हार्मोन की अधिकता होती है। और कौन सा प्राणी अपनी जिंदगी में कभी भी पानी नहीं पीता है, तो कंगारू चूहा कभी भी क्या नहीं पीता दोस्तों, पानी नहीं पीता है। ये दो जो हार्मोन थे वो थे आपके पश्चपाली के हार्मोन, न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग के हार्मोन। और दोस्तों अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली पर, और पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कौन कौन से हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, और एडिनो हाइपोफाइसिस को अग्रभाग या अग्रपाली के नाम से जानते हैं। मतलब पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग है वो कौन है, एडिनो हाइपोफाइसिस है, अग्रपाली है या अग्रभाग इसको नाम दे रहे हैं। पीछे वाले भाग के हार्मोन के ऊपर बात कर चुके हैं। तो दोस्तों इस पाली के द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिनमें सबसे पहला और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आता है आपका एसटीएच हार्मोन। और एसटीएच का मतलब है दोस्तों सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, या फिर इसे कहा जाता है
GH हार्मोन, और GH का मतलब क्या है दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन कहते हैं इसको, ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। तो आपको कोई सा भी नाम एग्जाम में मिल सकता है। STH की बात करूं तो STH का पूरा नाम क्या है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। GH, G का मतलब ग्रोथ, H का मतलब हार्मोन, तो GH हार्मोन को हिंदी में किस नाम से जानते हैं, वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि का एडिनो हाइपोफाइसिस का पहला हार्मोन है जो क्या काम संपन्न कर रहा है दोस्तों। तो इसके कार्य की यदि मैं बात करूं तो शरीर की सामान्य वृद्धि, लंबाई एवं शरीर के वजन पर नियंत्रण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। मनुष्य के शरीर की सामान्य जो वृद्धि है, वृद्धि के साथ लंबाई और लंबाई के साथ ये वजन को भी बढ़ाता है या फिर इस पर कंट्रोल करता है। और इसके अलावा दूसरे कार्य की यदि बात करें तो ये अस्थियों को बढ़ाता है। अस्थि का मतलब क्या है दोस्तों, हड्डी। अस्थियों एवं पेशियों में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये इस हार्मोन के कार्य हैं। शरीर की सामान्य वृद्धि, लंबाई और वजन को बढ़ाता है या वजन पर नियंत्रण करता है। इसके अलावा यह अस्थि और पेशियों में भी क्या करता है दोस्तों, वृद्धि करता है। अब देखो अपन इसकी बात करें तो इसकी कमी की वजह से कौन सा रोग पैदा होता है। तो ध्यान देना, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, STH हार्मोन की कमी की वजह से कौन सा रोग पैदा होता है। तो नंबर 1 रोग तो है दोस्तों बोनापन। ड्वार्फिज्म, बोनापन या ड्वार्फिज्म। और दूसरा जो रोग आता है दोस्तों वो है साइमन रोग। साइमन रोग, दोनों में किस किस बात का अंतर है तो आप ध्यान से सुनेंगे। एक रोग आपका बोनापन है, दूसरा आपका ड्वार्फिज्म है। तो सुना ध्यान से। बोनापन की पर बात करें तो ये हार्मोन काम क्या संपन्न कर रहा है, शरीर की सामान्य वृद्धि, लंबाई और वजन पर कंट्रोल कर रहा है। तो बोनापन की यदि मैं बात करूं तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था में इसकी कमी से क्या होगी, शरीर की लंबाई रुक जाती है, लंबाई कम रह जाती है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था या किशोरावस्था के अंतर्गत शरीर की लंबाई नहीं हो पाएगी, अस्थियों में वृद्धि नहीं होगी, पेशियों में वृद्धि नहीं होगी, जिसकी वजह से बच्चे की जो हाइट है वो औसत लंबाई से बहुत कम रह जाती है। इस रोग को बोनापन या ड्वार्फिज्म के नाम से जानते हैं। और इसके सबसे अच्छे जो एग्जाम्पल आते हैं दोस्तों वो है सर्कस के बोने। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सर्कस के बोने किसकी कमी की वजह से होते हैं। तो याद रखना, सर्कस के बोने लोगों की जो हाइट होती है वो बहुत कम रहती है। और ये STH हार्मोन की कमी से उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग है, तो दोस्तों ये ड्वार्फिज्म है, बोनापन रोग होता है। अच्छी तरीके से आपको ये डाटा इसका क्लियर करना है। दूसरा जो हार्मोन है वो है रोग है वो आपका साइमन रोग। और साइमन रोग की बात करें तो इसकी मैं बात करता हूं दोस्तों किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या होगा, अस्थियों का निर्माण नहीं होगा, अस्थियों की वृद्धि रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि इस साइमन रोग के अंतर्गत किशोरावस्था में उत्तक क्षय जो होता है, क्षय का मतलब है नष्ट होना, वो तीव्र गति से होने लगता है। उत्तक क्षय तीव्र गति से होने लगता है। आप सबको पता है कि अपना शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है और कोशिकाओं के समूहों को क्या कहा जाता है, उत्तक कहते हैं। उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनता है, तंत्र से क्या बनता है, शरीर बनता है। तो ध्यान देना, बोनेपन की पर बात करें तो बाल्यावस्था किशोरावस्था के अंतर्गत लंबाई कम रह जाएगी। और साइमन रोग के किशोरावस्था की बात ना करके पर बात करेंगे वयस्कावस्था की।
ये थोड़ा करेक्शन है, इसको ठीक कर लेना। वयस्क अवस्था के अंदर क्या होगा, अस्थियों की वृद्धि रुक जाएगी, ऊतक क्षय तीव्र गति से स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से व्यक्ति का जो शरीर है वो डाउन हो जाएगा, लंबाई शरीर की लंबाई, वजन इत्यादि में क्या आने लगती है, गिरावट आने लगती है। तो याद रखना दोस्तों, एसटीएच हार्मोन की कमी से कौन कौन से रोग हो रहे हैं, तो सर एक तो है बोनापन और एक है साइमन रोग। कभी कभार एग्जाम में सीधे सीधे रोग के नाम ही पूछ लिए जाते हैं कि एसटीएच हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो याद रखना एक तो बोनापन है, दूसरा साइमन रोग है। बोनापन बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था में होता है, जबकि साइमन रोग किसमें होता है दोस्तों, तो ये आपकी वयस्क अवस्था में होता है। दोनों के अंदर क्या होगा, शरीर की लंबाई कम रह जाएगी, अस्थियों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, पेशियों की वृद्धि रुक जाती है। अब देखो फिर बात करें इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर एसटीएच हार्मोन की अधिकता होगी, किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले एसटीएच हार्मोन की अधिकता होगी, तो दोस्तों क्या होगा, ध्यान से सुनना। अपन बात करें अधिकता से, किस हार्मोन की अधिकता की बात कर रहा हूं, तो सर एसटीएच हार्मोन की अधिकता से कौन कौन से रोग होंगे, तो दोस्तों याद रखना इसकी अधिकता से दो रोग होते हैं। पहला रोग आता है महाकायता या दानवाकार। जाइजेंटिज्म पहला रोग तो यह है आपका। किसकी अधिकता की बात करें, एसटीएच हार्मोन की अधिकता से जो रोग होता है, एक तो है महाकायता जिसे दानवाकार कहा जाता है, जाइजेंटिज्म के नाम से जानते हैं, और दूसरा साथियों आता है एक्रोमिगेली। हिंदी में भी इसको एक्रोमिगेली कहते हैं, अंग्रेजी में भी इसका नाम क्या है दोस्तों, एक्रोमिगेली के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो अपन बात करते हैं महाकायता जाइजेंटिज्म में क्या होगा, तो याद रखना दोस्तों शरीर की जो लंबाई है, शरीर की जो लंबाई होती है वो सामान्य औसत लंबाई से बहुत अधिक हो जाती है। जैसा कि भी हमने पढ़ा बोनेपन में, तो बोनेपन में शरीर की लंबाई सामान्य औसत लंबाई से बहुत ही कम रह जाती है, और यहाँ पर शरीर की लंबाई औसत लंबाई से बहुत अधिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अस्थियों में, अस्थि किसको बोलते हैं, हड्डी को बोलते हैं, अस्थियों में क्या होना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है। तो व्यक्ति का शरीर महाकायता, महा का मतलब महान, काया का मतलब शरीर, मतलब उसका शरीर बड़ा बन जाएगा, और वो कैसा दिखता है दोस्तों, दानव के आकार का दिखता है। यदि ऐसा आदमी रात्रि को अंधेरे में किसी बच्चे के सामने आ गया, तो बच्चा तो उसको क्या समझेगा, दानव समझेगा, बेचारा डर के भाग जाएगा। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। एक्रोमिगेली की बात करें तो इस रोग के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये जो महाकायता ये तो किसमें हो रहा है, बाल्यावस्था या किशोरावस्था की बात है, तो बाल्यावस्था या किशोरावस्था की बात है, तो ये तो किसकी बात की है मैंने, बाल्यावस्था या किशोरावस्था की। अब अपन बात करें एक्रोमिगेली की, तो ये किसमें होगा, तो सर ये होता है वयस्कावस्था में। और वयस्कावस्था के अंदर क्या होगा, लंबाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही गाल की जो हड्डियां होती हैं, गालों की हड्डियों में वृद्धि होने लगती है, अस्थियों का ज्यादा विकास हो जाएगा, अस्थियों में वृद्धि हो जाएगी, चेहरे की जो हड्डियां होती है, चेहरा बड़ा हो जाता है और कैसा दिखने लगता है दोस्तों, तो याद रखना एक्रोमिगेली के अंदर उस व्यक्ति का चेहरा गोरिल्ला के जैसा दिखने लगता है। किसके जैसा दिखने लगता है, गोरिल्ला के जैसा। और इसकी अपन बात करें तो इसमें व्यक्ति के अंदर शरीर की लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन अस्थियों और हड्डियों के अंदर बहुत ज्यादा चेंजमेंट देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं द ग्रेट खल्ली की, द ग्रेट खल्ली की, तो वो
वो किसका शिकार है? महाकायता या जाइजेंटिज्म की शिकार है। वो आपने देखा होगा कि उनका जो मुंह वो देखो कितना बड़ा है ना, शरीर की लंबाई भी खूब ज्यादा है। तो ये दो अधिकता से होने वाले रोग आपको याद रखने हैं। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित पहले हार्मोन की अपन बात करें एसटीएच की, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जीएच हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। जैसा कि आपको नाम दिख रहा है जीएच वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि से रिलेटेड है, शरीर की लंबाई वजन से रिलेटेड है। कमी की बात करें तो एक रोग हुआ है कमी से बोनापन और दूसरा हुआ साइमन रोग। एक बोनापन और दूसरा साइमन रोग है। इसके अलावा इसकी अधिकता से दो रोग पैदा हो रहे हैं, महाकायता और एक रोग मिगेली। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं इसके दूसरे हार्मोन पर। तो दूसरा इसका कौन सा हार्मोन है? तो ध्यान देना दोस्तों, पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस भाग की अपन बात कर रहे हैं। इस एडिनो हाइपोफाइसिस भाग के द्वारा दूसरा जो हार्मोन सीक्रेट होता है उस हार्मोन का नाम क्या है? तो वह हार्मोन है दोस्तों आपका टीएसएच हार्मोन है। टीएसएच हार्मोन। और टीएसएच की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या काम संपन्न करता है दोस्तों? यह थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। याद रखना, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो ये हार्मोन टीएसएच देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। स्टिमुलेंस का मतलब होता है उद्दीपन। ये इसको उद्दीपन प्रदान करता है, उत्तेजना प्रदान करता है। तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा या थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है? थायराइड ग्रंथि से साबित होता है। इसके अलावा क्या करता है? रक्त में जो आयोडीन उपस्थित है उसके स्राव को भी प्रेरित करता है। अब याद रखना दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर कौन से तत्व की प्रचुर मात्रा होती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर आयोडीन तत्व की प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है। और इस आयोडीन के स्राव को भी ये क्या करता है दोस्तों? प्रेरित करता है, या रक्त से आयोडीन के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। रक्त से आयोडीन के अवशोषण को क्या करता है? प्रेरित करने का कार्य संपन्न करता है। ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। तो दूसरा जो इसका हार्मोन है वो आपका टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को क्या करता है? प्रेरित करता है। तीसरे हार्मोन की यदि बात करें दोस्तों तो वो है एलटीएच, या फिर इसे एमएच हार्मोन कहा जाता है, या फिर इसे एमटीएच हार्मोन कहते हैं, या फिर इसे दुग्ध जनक हार्मोन कहा जाता है, या फिर इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है। सारे नाम आपको याद रखने हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम संपन्न करता है? तो पहले तो अपन देखो उनकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। एलटीएच का मतलब है दोस्तों लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब लेक्ट नाम किसका है? तो लेक्ट नाम दूध का है। जैसा कि क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम में बता चुका हूं आपको, खूब सारे लैक्टोज, शर्करा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टिक एसिड सब अपन पढ़ चुके हैं। तो एलटीएच का नाम तो क्या है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन। एमएच का मतलब होता है मदर हार्मोन। मदर हार्मोन, माँ का हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो वो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है। एमटीएच का मतलब होता है मेमोट्रोपिक हार्मोन। मेमोट्रोपिक हार्मोन। और दुग्ध जनक हार्मोन का मतलब है दूध का निर्माण करता है। दूसरा नाम क्या है इसका? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो क्या काम संपन्न करता है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, माँ की स्तन ग्रंथियों में, माँ की स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण करता है। माँ की स्तन ग्रंथि में क्या करता है? दूध का
निर्माण करता है। तो अभी अपन ने पढ़ा है माँ की स्तन ग्रंथियों से दूध को बाहर कौन निकालता है, तो बाहर तो निकालता है सर ऑक्सीटोसिन। और माँ की स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है, तो वो आपका LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये क्या करता है, जब गर्भावस्था का अंतिम दौर आता है, गर्भावस्था के अंतिम दौर तथा शिशु जन्म के पश्चात, शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों में, दुग्ध ग्रंथियों में दूध का निर्माण करना स्टार्ट करता है। तो याद रखना माँ की स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण तो कौन सा हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। इसलिए इसके नाम है लैक्टोजेनिक हार्मोन, मदर हार्मोन, मेमोट्रोपिक हार्मोन, दुग्ध जनक हार्मोन, और इस हार्मोन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, प्रोलैक्टिन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। इसके अलावा अगला जो हार्मोन आता है दोस्तों चौथा, वो है MSH हार्मोन। MSH हार्मोन, और MSH की बात करें तो इसे कहा जाता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोस्तों आपको इनके उपनाम भी अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि काफी बार पेपर में इनके उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, जैसा कि आपको विदित है कि अपनी त्वचा के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का वर्णक पाया जाता है, मिलेनिन वर्णक। कौन सा वर्णक पाया जाता है दोस्तों, मिलेनिन वर्णक। और मिलेनिन वर्णक क्या काम संपन्न करता है, त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। जिन व्यक्तियों की त्वचा के अंदर ये मिलेनिन हार्मोन ज्यादा होता है, मिलेनिन वर्णक ज्यादा होता है, वो गहरा काला होता है, और जिसके अंदर मिलेनिन वर्णक कम होता है वो थोड़ा गोरा गोरा सा होता है। याद रखना मिलेनिन वर्णक त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। इसके अलावा MSH हार्मोन किसके लिए उत्तरदायी है, तो याद रखना दोस्तों तिल, अपने शरीर के ऊपर जो तिल होते हैं और चकत्ते पड़ते हैं, उन तिल और चकत्तों के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन माना गया है, तो वो आपका MSH हार्मोन है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये आपका दूसरा हार्मोन था TSH, तीसरा है LTH, चौथा है MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनिन वर्णक त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, और MSH जो हार्मोन है वो तीन और चकत्तों के लिए क्या माना गया है, उत्तरदायी माना गया है। नेक्स्ट हार्मोन की यदि बात करें तो एडिनो हाइपोफाइसिस का नेक्स्ट हार्मोन आता है दोस्तों GTH हार्मोन। और GTH की बात करें तो GTH को कहा जाता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अगला पॉइंट आता है आपका पांचवा, GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और याद रखना दोस्तों गोनेडो नाम जब कभी भी आपको कभी कहीं भी एग्जाम में मिल जाए समझ जाना ये गोनेडो नाम किसका है, जननांगों का है। किसका है, जननांगों का। तो आपका क्वेश्चन किनसे रिलेटेड होगा, जननांगों या जनदों से रिलेटेड होगा। तो ये किसके कार्य को प्रेरित करता है, ये जननांगों के कार्य को प्रेरित करता है। तो GTH हार्मोन देखो साबित तो कहां से हो रहा है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग, पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस भाग से साबित होता है। लेकिन काम कहां संपन्न कर रहा है, जननांगों के कार्यों पर नियंत्रण करता है, जननांगों के कार्यों को प्रेरित करता है। और GTH दो प्रकार के दोस्तों, पहला GTH मतलब ये हार्मोन दो प्रकार का है। पहला है इसके अंतर्गत आपका FSH, और FSH की बात करें तो इसे कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम संपन्न करता है, FSH हार्मोन। तो ध्यान देना दोस्तों, वृषण की जो क्रियात्मक इकाई होती है, वृषण की क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है शुक्रजन नलिका। कौन सी नलिका कहलाती है, शुक्रजन नलिका कहलाती है। और साथ ही मैं बात कर लेता हूं अंडाशय की। तो अंडाशय की मूलभूत क्रियात्मक इकाई कौन होती है,
अंडाशय की क्रियात्मक या मूलभूत इकाई होती है दोस्तों ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिका देखो क्या काम संपन्न करता है, वृषण नर जनन ग्रंथि का पार्ट है और अंडाशय को नर मादा जनन ग्रंथि कहा जाता है। एफएचएस हार्मोन सीक्रेट कहां से हो रहा है, एडिनो हाइपोफाइसिस से सीक्रेट हो रहा है। काम कहां संपन्न कर रहा है, सरस जननांगों पर यह कार्य संपन्न कर रहा है। कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, एक एफएचएस है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा आता आपका, दूसरे का नाम भी मैं लिख देता हूं, वो है आपका एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोस्तों याद रखना, एक मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया है एलटीएच हार्मोन, वो था लैक्टोजेनिक हार्मोन, और अब मैं बात कर रहा हूँ एलएच हार्मोन की, और इसका नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो देखो ये एफएसएच क्या करता है, वृषण की जो क्रियात्मक इकाई होती है शुक्र जनन नलिका, इन शुक्र जनन नलिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है, निर्माण को प्रेरित करता है या फिर वृद्धि को प्रेरित करता है। जबकि स्त्री के अंदर अंडाशय की जो क्रियात्मक इकाई होती है ग्राफियन पुटिका, उनके निर्माण को प्रेरित करता है या फिर उनकी वृद्धि को प्रेरित करने का कार्य संपन्न करता है। इसके अलावा अपन बात करें तो शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है, शुक्राणु निर्माण की क्रिया कहलाती है शुक्र जनन। शुक्र जनन, तो शुक्राणु निर्माण की शुक्र जनन क्रिया को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। और ये करता है दोस्तों अंड जनन की क्रिया को प्रेरित, और अंडाणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है। तो पहला हार्मोन आपका एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वृषण की क्रियात्मक इकाई शुक्रजन नलिकाओं के निर्माण और वृद्धि को प्रेरित करता है, और शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्र जनन होती है, शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। दूसरा स्त्री की यदि पर बात करें, ये तो किसकी बात चल रही है, नर की, और ये बात करें स्त्री की, तो स्त्री में क्या करता है, अंडाशय की जो क्रियात्मक इकाई होती है ग्राफियन पुटिका, उसके निर्माण और वृद्धि को प्रेरित करता है। साथ ही अंड जनन की क्रिया को प्रेरित करने का काम कौन से हार्मोन का है, एफएसएच हार्मोन का है। यदि बात करें अपन एलएच हार्मोन की, तो नर में तो ये एलएच हार्मोन क्या करता है, याद रखना दोस्तों, नर के वृषण की जो आंतरिक संरचना होती है, उस वृषण की आंतरिक संरचना के अंतर्गत एक सेल पाई जाती है लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग या अंतराली कोशिकाएं, और इन लीडिंग या अंतराली कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कहा जाता है पुरुष विकास हार्मोन, क्योंकि यह नर के गौण लैंगिक लक्षणों पर क्या करता है दोस्तों, नियंत्रण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों के लिए एलएच हार्मोन की मैं बात कर रहा हूँ। नर के अंदर जो वृषण होते हैं, वृषण की आंतरिक संरचना के अंदर लीडिंग या अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। और ये क्वेश्चन रीड के पेपर में पूछा जा चुका है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण की किन कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो लीडिंग या अंतराली कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जिसको कौन से हार्मोन के नाम से जानते हैं, पुरुष विकास हार्मोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये नर की गौण लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य संपन्न करता है। और मादा में क्या करता है, मादा में अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने का कार्य संपन्न करता है। इधर तो क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन के स्राव को प्रेरित करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, और मादा में है अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने का कार्य संपन्न करता है। तो जीटीएच हार्मोन की अपनी बात चल रही थी। जीटीएच का मतलब है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जननांगों के कार्य को प्रेरित करता है। और जीटीएच कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, एफएसएच और एलएच। एफएसएच की बात करें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नर के अंदर वृषण की क्रियात्मक इकाई शुक्रजन नलिका के निर्माण और वृद्धि को प्रेरित करता है, शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित कर रहा है। अंडाशय की क्रियात्मक इकाई ग्राफियन पुटिका है, उसके निर्माण को प्रेरित करता है, साथ ही अंड जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। और दूसरा है जीटीएच का दूसरा जो टाइप है वो है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नर के अंदर अंतराली कोशिकाओं के द्वारा
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सीक्रेशन को प्रेरित करता है, स्राव को प्रेरित करता है और मादा में अंडाशय अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने का काम संपन्न करता है। नेक्स्ट आपकी ये दोस्तों पीयूष ग्रंथि कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट और बचता आपका, इस पीयूष ग्रंथि के ऊपर कंट्रोल किस ग्रंथि का होता है। तो याद रखना दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को नाम दिया है अपन लोगों ने मास्टर ग्रंथि। किस वैज्ञानिक ने, अभी मैंने आपको बताया था। और अब अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ध्यान देना दोस्तों, ये भी आपकी पीयूष ग्रंथि के पास स्थित है। जैसा कि अभी अपन ने चर्चा की है, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक वृंतनुमा संरचना के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, जिसको इन्फंडिबुलम के नाम से जानते हैं। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि किस पर कंट्रोल करती है, तो ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण का कार्य करती है। तो पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा किया जा रहा है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो पीयूष ग्रंथि को तो नाम क्या मिला दोस्तों, मास्टर ग्लैंड नाम मिला। अब देखो ये मास्टर पर भी कंट्रोल करती है ना, और मास्टर पर जो कंट्रोल करता है उसको क्या कहा जाता है, हेड मास्टर कहा जाता है। तो इस ग्रंथि को हेड मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथि को सुपर मास्टर कहा जाता है, सारे मास्टरों में सुपर है, सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इस ग्रंथि को ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है, ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांडर। और इसके अलावा आपको इसका एक नाम और याद रखना है, शरीर का थर्मामीटर। थर्मामीटर का मतलब क्या है दोस्तों, तापमापी। ध्यान देना, एक पॉइंट विशेष में आपको बताता हूँ। ये अपन ने बात की है एज ए ग्लैंड। हाइपोथैलेमस दो तरीके से काम संपन्न करता है, एक तो एज ए ब्रेन काम संपन्न करता है, एज ए ग्लैंड काम संपन्न कर रहा है। तो ग्लैंड के रूप में क्या काम संपन्न कर रहा है वो अपन ने इधर चर्चा की है, और एज ए ब्रेन मस्तिष्क के रूप में अपना क्या भूमिका अदा करती है वो अपन नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि को नाम क्या मिला, मास्टर। इस ग्रंथि को कहा जाता है हेड मास्टर, सुपर मास्टर, मास्टर मास्टर ग्लैंड, ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांडर और शरीर का थर्मामीटर या तापमापी, क्योंकि यह शरीर के ताप पर क्या करती है, नियंत्रण करने का कार्य संपन्न करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों की दो ग्लैंड में कंप्लीट करवा चुका हूँ, पीयूष और हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट ग्लैंड की अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। और एक विशेष बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आपको काफी बार मैं आप लोगों के सामने ये बात बता चुका हूँ, आपको जीके के लिए अच्छे वीडियो देखने हैं, डीपली आपको स्टडी करनी है, तो आप मेरे साथी अनिल खेदर स्टडी पॉइंट को, उन्होंने अपना स्वयं का चैनल बना रखा है अनिल खेदर स्टडी पॉइंट, आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन रोज मिलता रहे। और रोज हम लोग YouTube के ऊपर ये क्लासें अपलोड कर रहे हैं, और आप लोगों का इसी प्रकार का स्नेह हमें मिलता रहा तो बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर व्यू दिखाएं मेरे को, ताकि मैं और अच्छी स्टडी को अंजाम दे सकूं। अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, नमस्कार।